नमस्कार। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे बंधुत्व जाति वर्ग का भाग दूसरा वाला भाग है। पहला भाग तो हमने देख ही लिया है, दूसरा भाग की बात करेंगे क्योंकि इसमें हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक ये महाभारत का जो महाकाव्य हमारे पास जो है, महाभारत जो है उसका जो सामाजिक आधार पर हम उस समय का जो समाज का वर्णन कर रहे हैं। तो हम इसमें एक टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक बोल सकते हैं सामाजिक विषमता। जैसे कि आपको दिख रहा है कि सामाजिक जो विषमता है उस काल में, मतलब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के काल में सामाजिक विषमताएं रही हैं। सामाजिक विषमताएं में ये देखा कि जो वर्ण व्यवस्था था, पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वह कर्म के आधार पर होता था। कर्म के आधार पर, जैसे कि एक परिवार में एक पिता अगर व्यापार करता है, उसके 3 पुत्र हैं, एक पुत्र शिक्षा देता है, एक पुत्र सैनिक कार्य में निवृत्त होता है, सैनिक रहता है, और तीसरा जो पुत्र होता है वह किसान करता, मतलब कृषि करता है। तो यहाँ पर कर्म के आधार पर उनका जो वर्ण विभाजन कैसे होता, क्योंकि जो पिता है, पिता यहाँ पर वैश्य वर्ण का कहलाता है क्योंकि वो व्यापारी है। उसका एक पुत्र कहलाता क्या, एक पुत्र कहलाता क्षत्रिय क्योंकि वह सैनिक कार्य में पारंगत है। दूसरा जो पुत्र कहलाता, और पुत्र जो है उसका वर्ण कहलाता है ना, वो कहलाता ब्राह्मण, ब्राह्मण कहलाता क्योंकि ब्राह्मण जो है वह शिक्षा देने का काम कर रहा है उस समय का। और एक पुत्र जो है वह कृषि करता है, खेती करता है, तो वह कहलाएगा शूद्र में आएगा। तो इस प्रकार से कर्म के आधार पर, काम करने के आधार पर वर्ण का विभाजन होता था। ये जन्मजात नहीं होता था। मगर उत्तर वैदिक काल में, महाभारत काल में क्या हो गया, यह जो था वह जन्म पर आधारित हो गया। जन्म पर आधारित कैसे हो गया कि जिस कुल में या जिस जाति में अगर जन्म लिया गया है, बच्चा जन्म लेता है, तो वह ऑटोमेटिक मतलब उस जाति का कहलाता है, मतलब उस जाति में इंक्लूड हो जाता है। तो ये जन्म आधारित हो गया। तो ये सामाजिक विषमताएं उत्पन्न होने लग गई। सामाजिक विषमता के अंतर्गत हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम बात करें कि आदि पर्व 131 में, आदि पर्व 131 के जो अध्याय 31 और 60 में, उसमें जो श्लोक में दिया गया, मतलब एक 60 हम बता सकते हैं कि 31 और 60 का जो श्लोक है उसमें एकलव्य की कहानी, एकलव्य के बारे में बताया गया है कि जो एकलव्य और उनका जो पिता है, उनके जो पिता है हिरण्यकशिपु, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनके पास जाकर उनसे गुरु दीक्षा लेकर क्या करना चाहते, धनुर्विद्या सीखना चाहते हैं। धनुर्विद्या सीखना चाहते हैं कौन, एकलव्य सीखना चाहता है। उनके जो पिता लेकर जाते हैं उनके पास, मत द्रोणाचार्य ये कार्य करने के लिए, मतलब उनको शिक्षा देने से मना कर देते क्योंकि वह निम्न कुल के थे, है ना। जो हिरण्यकशिपु जो थे और जो एकलव्य थे उनको ये कहकर मना कर दिया गया क्योंकि वह सिर्फ राजकुल या क्षत्रिय वर्ग वालों को ही वह शिक्षा देते हैं, धनुर्विद्या का ज्ञान देते हैं। इस कारण जो एकलव्य वापस चले जाते हैं। एकलव्य के मन में दृढ़ इच्छा रहती है, उनकी इच्छा ये रहती है कि वाकई वो द्रोणाचार्य के शिष्य बने। और क्या करते हैं कि माटी का बकायदा पुतला बनाते हैं जंगल में बकायदा, और वह माटी के पुतले को सामने रखते हैं और उनके सामने हमेशा वो प्रण लेके धनुर्विद्या शिक्षा सीखते हैं। उनको यह आभास होता है कि जरूर मैं एक गुरु हैं और मैं उनके सामने एक शिष्य हूँ और मुझे वो ज्ञान दे रहे हैं, और वो बकायदा पारंगत हो जाते हैं। श्लोक में 60वां नंबर का जो श्लोक में दिया है कि एकलव्य के पास एक श्वान, एक कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है दूर से। तो उसमें क्या करते हैं, एकलव्य बकायदा प्रण लेते हैं और वह 5 बाण उनके मुंह के अंदर, उस कुत्ते के मुंह के अंदर डाल देते हैं। कुत्ते का भौंकना बंद हो जाता है। कुत्ते को देखकर पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कौन ऐसा धनुर्धर है जो एक ही बाण में, है ना, कुत्ते के आसपास खरोच लगे बगैर उसके मुंह में ही, जीवा में ही वह बकायदा बाण चलाया जिससे कुत्ता भौंकना बंद कर दिया, है ना। तो आखिर ये बात देखते हैं, सब सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, सब जाते हैं क्या है, कौन है। फिर देखते हैं कि वाकई जो एकलव्य अपना अभ्यास करता रहता है, सामने द्रोणाचार्य का जो मूर्ति बना रहता है उसके हिसाब से वो देखते रहते हैं, उनके हिसाब। जब फिर पांडव के द्वारा सब सर्च किया जाता है, सभी क्षेत्रों में ढूंढा जाता है कि कौन ऐसा धनुर्विद्या पारंगत है, धनुर शिक्षा
में पारंगत है वह कौन है जो बाकायदा धनुर्धर है ना, और ढूंढते हैं। फिर बाद में देखते हैं कि एकलव्य वहां पर अभ्यास करते रहते हैं द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने, है ना। फिर ये बात जब अर्जुन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था कि विश्व में सबसे बड़ा धनुर्विद्या धनुर्धर जो है मैं ही हूं, अर्जुन ही होगा, मगर यह एक एकलव्य है जो मुझसे भी बड़ा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव। तो गुरुदेव जो है द्रोणाचार्य जो है एकलव्य के पास जाते हैं और उनको गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लेते हैं, और अंगूठा मांगने साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामाजिक विषमता यहाँ पर हमको श्लोक में 31 से 60 जो श्लोक है 131 अधिक पर्व में देखने को मिलता है कि सामाजिक विषमता उस समाज में कितनी अधिक व्याप्त थी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था था वह डिपेंड था। अगर क्षत्रिय है या ब्राह्मण है वही शिक्षा का हकदारी है, मगर जब बात करें शूद्र की बात करें या निम्न वर्ग की बात करें, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम सामाजिक विषमता देखते हैं। दूसरा हम बात कर लें आदि पर्व जो आदि पर्व 136, जी हाँ, महाभारत में उल्लेखित है। आदि पर्व 136 का जो 6वां श्लोक है उसमें उल्लेखित है कर्ण का। कर्ण जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पास जाते हैं रथ लेकर, कर्ण यहाँ पर अर्जुन के सामने रथ लेके जाते हैं। उसी बीच कृपाचार्य जो हैं कर्ण को पूछते हैं कि अपना परिचय दो, है ना, और ये बताओ कि जो राजकुमार हैं वह सिर्फ क्षत्रिय कुल के योद्धा से ही युद्ध करते हैं, है ना। ये बात सुनकर भीम आश्चर्यचकित होते हैं और भीम बोलते हैं कि ये जो कर्ण है ना, उसके बारे में उपहास करते हैं कि हे सूतपुत्र, तुझे तो सिर्फ युद्ध में चाबुक लेकर चलना चाहिए। हाँ, चाबुक मतलब ये है कि जो सारथी है उसका काम क्या है, चाबुक लेना और रथ को हाँकना, है ना। तो कर्ण को उपहास करते हैं भीम कि तुझे सिर्फ चाबुक ही शोभा देता है, तुझे तलवार या तीर धनुष शोभा नहीं देता क्योंकि तू सूत पुत्र है ना। इस प्रकार का उपहास करते हैं कर्णपति। तो यहाँ पर हम इस श्लोक में ये देखें कि यहाँ पर भी सामाजिक विषमता थे कि जो सैनिक कार्य में जो सैनिक कार्य जो है, ये जो योद्धा है वो क्षत्रिय कुल का ही होगा ना। यहाँ पर जन्म ही डिपेंड करता है, जन्म ही आधारित है। तो कुल मिलाकर सामाजिक विषमता जो थी वह जन्म आधारित थी। जन्म आधारित सामाजिक विषमता होने के कारण समाज में काफी ऊंच नीच की भावना थी, भेदभाव था। यहाँ पर जो राज कार्य है, राजधर्म जो है वह सिर्फ क्षत्रिय ही कर सकते हैं, ब्राह्मण उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, व्यापारी या वैश्य जो है वह भरण पोषण कर सकते हैं, और जो शूद्र है वो उनकी सेवा कर सकते हैं, तीनों का। तो यहाँ पर जन्म का आधार था, मतलब जो वर्ण व्यवस्था था वह जन्म आधारित हो गया था, मगर ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित था। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सामाजिक विषमता कैसी थी, उसमें भेदभाव देखने को मिलता है। हम दूसरा बात कर ले अक्षत्रिय राजा की बात कर ले। जैसे कि उस समय जो महाभारत कालीन जो समाज था कि जो राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ पद होता है क्षत्रिय, मतलब जो राजा का, है ना, वह कौन बनेगा, सिर्फ क्षत्रिय ही बनेगा, है ना, मतलब राजा का पुत्र राजा बनेगा। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो बोध ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उसमें उल्लेखित जो बताया गया है कि जो मौर्य वंश के मौर्य साम्राज्य जो था, जो जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, यह निम्न कुल का था। ये ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है कि मौर्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य वह शूद्र वर्ण का था, निम्न कुल का था, है ना। और यहीं पर बौद्ध ग्रंथ जो है महावंश और दीपवंश में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह उच्च कुल के थे, उच्च क्षत्रिय कुल के थे, है ना। तो यहाँ पर दोनों में विभेद है, मगर ऑथेंटिक इतिहासकारों का मानना है ब्राह्मण ग्रंथ सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध जो अशोक जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार हुए, बिंदुसार के बाद उनका जो पुत्र अशोक जब राजगद्दी पर बैठा, कलिंग युद्ध के बाद जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है और बौद्ध धर्म के वो अनुसरण करते हैं, बौद्ध धर्म धारण करते हैं। तो बौद्ध धर्म का वो बहुत अधिक कार्य करते हैं। तो दीपवंश महावंश में उनके जो वंश के बारे में अच्छा ही बताएगा। तो इस प्रकार से इतिहासकारों का मानना है कि जो मौर्य सम्राट जो थे, मतलब सम्राट जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वह निम्न कुल के थे, मगर वो राजा थे, मतलब अक्षत्रिय राजा थे, है ना। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि जो क्षत्रिय कुल का नहीं है
है ना, जिसके बैकग्राउंड अगर राजाओं का नहीं है वह भी राजा बन गया। हम देखें मध्य एशिया से जो थे, मध्य एशिया से कौन आए थे? शक आए थे। मध्य एशिया से शक आए थे भारत पे, है ना। तो किसी ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें उनके बारे में मलेच्छ या बर्नर के नाम से संबोधित किया गया शक को। तो ये भी देखा गया मलेच्छ या बर्नर का अर्थ क्या बताया गया है? जो वनवासी के रूप में किया गया, जनजाति के रूप में किया है। तो मध्य एशिया में ये जो शक थे, जनजाति समूह था जो भारत में आया, हमला किया, आक्रमण किया और इस एक क्षेत्र पर इनका शासन रहा। तो ये भी देखने को मिलता है कि जो बर्नर या मलेच्छ शब्द का प्रयोग उस समय वनवासियों के लिए किया जाता था और शक जो थे वह जनजाति समूह था या वनवासी था जो मध्य एशिया से भारत पर आकर बस गए थे, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि महाभारत काल में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो अक्षत्रिय राजा का उदाहरण हमको मिलता है। तो इसके बारे में प्रश्न तो पूछेगा नहीं, मगर आपको जानकारी होनी चाहिए कि सामाजिक विषमता के रूप में हम देखते हैं महाभारत में बहुत सारे श्लोकों में तो वर्णन किया गया है ना। इसमें वर्णन किया कि दुर्योधन जो है अपने मित्र जो कर्ण है उनको विशेष राज्य दिया था, मतलब कुछ राज्य का राजा बनाया था। तो इसमें अगर उनको क्षत्रिय भी बना दिया गया है, मगर उनका समाज में जो वैल्यू है, मान सम्मान है, वह जाति के आधार पर ही होता था, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि अक्षत्रिय राजा जो है मौर्य शक है ना, उस समय उच्च कुल पर तो आसीन थे, मगर उन्हें सामाजिक रूप से देखा जाए तो ब्राह्मण पक्ष जो था वह अक्षत्रिय राजा के रूप में उनको संबोधित करता था। अगर कि सामाजिक रूप से जातियों का जो वर्ण है वो विखंडित होने लग गया, बहुत सारे भागों में विभक्त होने लग गया जाति। जैसे कि हम देखें कि जो खेती करता है, जो किसान है, शूद्र वर्ण का हो गया, मगर यहाँ पर उनके भी हर जाति जो थे, मतलब उनकी अलग अलग विशेषता के कारण वह बहुत सारे विभक्तों में विभक्त हो गया। जैसे कि लाट प्रदेश है, गुजरात में जो लाट प्रदेश है वहां पर रेशम बुनकर क्या करते थे? बसे हुए थे लाट प्रदेश में, मगर उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया तो वो क्या किए? गुजरात से जाकर मंदसौर, मध्य प्रदेश का जो मंदसौर है वहां जाकर बस गए। इसका उल्लेख किसमें दिया है? मंदसौर अभिलेख में। जी हाँ, मंदसौर अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि जो लाट प्रदेश मतलब गुजरात राज्य के जो रेशम बुनकर थे वह मंदसौर के जो राजा के सहिष्णुता और उनके अधिक आर्थिक विकास के लिए ये क्या यहाँ पलायन करते हैं। मतलब मंदसौर का राजा इनके प्रति काफी अधिक सहानुभूति रखता था, है ना, इनकी कला का प्रशंसक था, इस कारण ये आकर यहाँ आकर बस गए। तो इससे क्या जातिगत गतिशीलता होने लग गई, है ना। हम देखें कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो जाति वर्ण आए हैं, है ना, और वहाँ का समाज में वह क्या गतिशीलता प्रदान कर देते हैं। तो ये सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत आता है कि एक जाति वर्ग का हम देखें कि उसका आर्थिक विकास काफी अच्छा हो जाता है, तो वो थोड़ा ऊंचे अन्य जातियों की अपेक्षा वो ऊंचे वर्ण में आ जाते हैं, ऊंचे वर्ग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है लाट प्रदेश का। ये बात हम देखते हैं कि संपत्ति पर महिला और पुरुष का असमान अधिकार था। जी हाँ, जो पितृसत्तात्मक था उस समय का जो समाज है, पितृवंशी था, जिसमें पुरुष ही प्रधान होता था। यहाँ पर हम बात करें विज्ञानेश्वर का, विज्ञानेश्वर जो है उनका ग्रंथ मिताक्षर के अनुसार, तो याद रखिएगा विज्ञानेश्वर उनका ग्रंथ है मिताक्षर। मिताक्षर के अनुसार ये बताया गया है कि जो पुत्र है उसको पिता के जीवित रहते, है ना, पिता अगर जीवित है तो भी उसके संपत्ति पर उसका अधिकार है एक पुत्र का। जी हाँ, पिता का संपत्ति का अधिकारी होता है उसका पुत्र, है ना, चाहे पिता जीवित रहे या उसकी मृत्यु हो जाए तब भी अधिकारी है उसका पुत्र। मगर हम देखें दाय भाग एक ग्रंथ है जिसको लिखा है जिमुतवाहन ने। जिमुतवाहन का दाय भाग में उल्लेखित है कि पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ही जो पुत्र है वह संपत्ति का अधिकारी होता है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र जो है संपत्ति का अधिकारी होता है। तो इन दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है
कि जो पिता का जो संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, पुत्र। यहाँ पर स्त्री का वर्णन नहीं किया गया है, तो हम देख सकते हैं कि उस समय के जो समाज है उसमें स्त्रियों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। स्त्री को एक प्रकार का धन या आर्थिक रूप से देखा जाता था, जिसका हम उल्लेख हम कर चुके हैं ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम बताया गया है कि किस प्रकार से युधिष्ठिर के द्वारा ध्रुतक्रीड़ा में पांडवों के द्वारा अपनी पत्नी द्रौपदी को क्या दांव पर लगाया गया था, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि उस समय स्त्रियों की दशा उतनी अच्छी नहीं थी, है ना। पितृवंशी समाज था और सभी संपत्ति पर पुत्र का या परिवार के पुरुष प्रधान वर्गों का ही अधिकार हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है, मगर इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र क्या है, या तो कहीं धर्म संहिता क्या है। तो ये जो ब्राह्मण वर्ग जो है, ब्राह्मण जो है अपने समाज में जो आचार व्यवहार, रीति रिवाज, नियम कानून, जो सामाजिक रीतियां जो हैं, धार्मिक रीतियां जो हैं, उसका क्या किया गया, बाकायदा एक ग्रंथ के रूप में उल्लेखित किया गया, जिसको हम लोग उस समय का नाम है धर्म सूत्र। जो ब्राह्मण वर्ग के द्वारा जो समाज में रीति रिवाजों का जो कानून बनाया गया था उसको धर्म सूत्र कहा गया है ना। इसके अंतर्गत देखें मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मनुस्मृति जो है इसका संकलन जो है 200 ईसा पूर्व से, याद रखिएगा मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, मतलब टोटल 400 वर्ष लगे मनुस्मृति के संकलन में, है ना। हम नहीं कह सकते कि मनुस्मृति का कोई एक ही लेखक होगा, नहीं, या विभिन्न वर्षों में ब्राह्मणों के द्वारा संकलन किया गया। तो यहाँ पर देखें कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मनुस्मृति का संकलन हुआ, है ना। हम देखें कि मनुस्मृति में क्या है, धर्म संहिता है, 8 विवाह, मतलब विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है ना। हम अगला देखें इसके अंतर्गत कि भगवत गीता या गीता क्या है। तो हम देख सकते हैं कि भगवत गीता महाभारत का ही एक खंड है, एक अंश है, जिसमें 18 अध्याय है, 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि गीता में कितने अध्याय हैं। जितना महाभारत युद्ध चला ना, महाभारत का जो युद्ध है 18 दिन चला, उतना जो भागवत गीता है उसमें 18 अध्याय है, ठीक है, और 700 श्लोक हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1 लाख से अधिक। कितने पेज हैं, 10,000 से अधिक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। दूसरा बात करें कि महाभारत के अनुसार सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो आपको बता देना है कि सामाजिक जीवन कैसी थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, वर्ण व्यवस्था कैसा था, जन्मधारित था कि कर्मधारित था। तो इन चीजों को उल्लेख कर सकते हैं। महाभारत लेखक सिर्फ एक ना होकर अनेक थे, क्या ये बात है, मतलब ये सत्यता की जांच कीजिए। इस तरह से प्रश्न सीबीएसई में पूछा गया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि महाभारत के रचयिता, है ना, एक नहीं थे। ये विभिन्न कालक्रमों में, विभिन्न काल में, विभिन्न युगों में, मतलब हम बोल सकते हैं 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक महाभारत का संकलन होता गया। हर जो काल क्रम के अनुसार, हर जो सामाजिक स्थिति के अनुसार महाभारत में, हर महाभारत का जो आदि पर्व है अध्यायों में संकलन किया गया। तो हम कह सकते हैं कि महाभारत की जो रचना के पीछे सिर्फ एक ही रचयिता नहीं हो सकता। उनके बहुत सारे रचयिता हैं जो विभिन्न कालक्रमों में कुछ संकलन, कुछ चीजें संशोधन रूप डालते गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि द्रौपदी का विवाह पर प्रकाश डालिए। तो हम यहाँ पर स्वयंवर के बारे में बताएंगे, जो मैंने पिछला वीडियो है जो सप्लीमेंट्री एग्जाम का है ना, छत्तीसगढ़ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम दिसंबर 2020 में हुआ था, उसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं, है ना, उसका मैंने वहां पर विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। किस प्रकार से स्वयंवर होता है द्रौपदी का, है ना। स्वयंवर में सभी जो युवराज हैं वह असफल होते हैं, मगर जो अज्ञातवास के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार साधु के वेश में जो पांडव आते हैं और अर्जुन जो है उस अभेद्य निशाने को भेदते हैं, क्योंकि उसमें जब जो जल पर जो प्रतिबिंब बनता है मछली का, है ना, मीन मेक मतलब जो मछली के जो आंख पर निशाना बनाना होता है, उसको बिना देखे, किस पर देखे, जल की प्रतिबिंब जो बन रहा है उस पर देख के निशाना बनाते हैं। तो अर्जुन बाकायदा इस पर सफल होते हैं और वह, है ना, स्वयंवर में वह सफल होते हैं और द्रौपदी से विवाह करते हैं। फिर जब वो अपनी माता कुंती के पास जाते हैं तो,
है ना। इस तरह का होता है कि कुछ भी वो हासिल किए हैं, कुछ भी वो भिक्षा में प्राप्त किए तो पांचों भाई आपस में बांट लें। तो कुंती के द्वारा जो निकला जाता है शब्द, उसके जरिए जो है द्रौपदी का जो विवाह होता है पांचों पांडवों से होता है। तो इस प्रकार से जो महाभारत में जो आख्यान दिया गया है, जो कथा दिया गया है, उसका विशद वर्णन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, एग्जाम में। तो कुल मिला के अगला जो टॉपिक आएगा वह बौद्ध धर्म पर डिपेंड रहेगा, मतलब बौद्ध साहित्य में जो उल्लेखित जो बताया गया है सामाजिक आर्थिक विश्लेषण, उसका हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट अध्याय में। ये जो अध्याय कंप्लीट हो जाता है बंधुत्व जाति और वर्ग। ये बंधुत्व जाति वर्ग में हमने देखा कि सामाजिक रूप से कैसा विश्लेषण किया गया महाभारत के आधार पर। तो ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होता है तो ये दो भाग में है, भाग 1 और भाग 2। तो इसका जो प्रश्न का स्वरूप को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न तथ्यात्मक ना पूछकर विश्लेषणात्मक पूछा जा रहा है 6 नंबर के 8 नंबर के। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना तक ही। धन्यवाद।